हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की डिसीजेस। इसके अंदर जनरली हमको सिर्फ दो ही डिसीज पढ़नी है, एक तो है आपके अस्थमा, दूसरा है सीओपीडी। लेकिन सीओपीडी के अंदर अगर हम देखें तो उसमें फर्दर दो डिसीजेस दी हुई हैं, एक तो ब्रोंकाइटिस और एक सिफिलिस या एम्फिसीमा, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो वो दोनों के दोनों हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। सॉरी। तो रेस्पिरेटरी डिसीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा 2-3 मिनट के अंदर छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा कौन सा है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर जनरली आता है हमारे क्या, लंग्स, राइट। लंग्स आते हैं हमारे, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि अगर बात करें तो हमारा जो ओवरऑल सिस्टम जो स्टार्ट होता है ना, वो लंग्स से स्टार्ट नहीं होता खाली। डायग्राम पे मत जाइएगा, ठीक है। ये नॉस्ट्रिल रहती है, नॉस्ट्रिल से पूरा का पूरा सिस्टम होते हुए ऐसा जाता है, फिर यहां से आपके लंग्स निकलते हैं ये इस तरह से। तो ये जो पूरा का पूरा पाथवे है जो यहां से नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हो रहा है, यहां से लेके अंदर एल्विलाई तक का जो पूरा का पूरा पाथवे, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे। रेस्पिरेटरी पाथवे की अगर हम बात करें तो जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे है वो आपको बता दूं सबसे पहले कैसे आता है। जैसे कि बाहर सबसे पहले आते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद में हमारा उसके बाद में आता है नेजल चैम्बर, राइट। नेजल चैम्बर के बाद में हमारे आते हैं इंटरनल, पता नहीं आपने इसका नाम सुना है कि नहीं। इसके बाद में आते हैं इंटरनल नेयर्स, उनको नेयर्स बोलते हैं, इंटरनल नेयर्स। फिर इसके अंदर इसके बाद जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स के बाद जो रीजन आता है उसको बोलते हैं हम फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद जो रीजन आता है उसको बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस भी बोलते हैं। ग्लॉटिस के बाद जो रीजन आता है वो आता है हमारे ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद हमारे आता है ब्रोंकियल ट्री। और ब्रोंकियल ट्री के बाद में हमारा आता है रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है। ये हमारे जर्नल पैसेज होता है। ये क्या है, जर्नल पाथवे या फिर जर्नल एयर पैसेज स्लैश पाथवे, आपको जो बोलना आप बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह से होता है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स आती है, उसके बाद नेजल चैम्बर में पहुंचती है। नेजल चैम्बर के बाद में वो अंदर हमारे पहुंचती है इंटरनल लेयर्स में, फिर नेजोफेरिंक्स में पहुंचती है। नेजोफेरिंक्स के बाद फेरिंक्स में पहुंचती है। फिर यहाँ ग्लॉटिस रहता है, ग्लॉटिस पे पहुंचती है। फिर ये ट्रैकिया रहता है, ट्रैकिया में पहुंचती है। ट्रैकिया के बाद में ब्रोंकियल ट्री आता है अंदर, और फिर उसके बाद में रेस्पिरेटरी ट्री आता है। आज जब इसकी आप फर्दर बात करोगे ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री की, तो ये भी बहुत सारी फर्दर सब डिवाइडेड होती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ब्रोंकियल ट्री के अंदर कौन कौन से आते हैं। ब्रोंकियल ट्री के अंदर प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में मतलब कि प्राइमरी ब्रोंकाई आता है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई आता है, फिर आपके सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद में टर्शरी ब्रोंकाई आता है, या उसी को सेगमेंटल ब्रोंकाई बोलते हैं। उसके बाद में आते हैं आपके ब्रोंक्यूल्स, जो होता है टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स। फिर होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। यहां तक ये आपकी जो ब्रोंकियल ट्री है वो खत्म होता है। इसके बाद में स्टार्ट होता है नेजल ट्री। तो रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर आपके क्या आते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आएंगे। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद में आपके अंदर आएंगे एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट के बाद में आएगा एट्रिया। एट्रिया के बाद में आएगा आपकी एल्वियोलर सेक, और एल्वियोलर सेक के बाद में आएगा एल्वियोलाई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम है, मैं आपको वीडियो के एंड में या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसको प्रोवाइड करा दूंगा। एक छोटा सा डायग्राम है, ठीक है ना। मतलब एक पैसेज है पूरा जर्नल, आपने एचएपी के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसकी बात नहीं करते हैं अभी। मेन अब जो हमारा काम है ना, वो हमारा ये है कि हमें अस्थमा पढ़ना, अस्थमा, ठीक है। अस्थमा हमको पढ़ना है, ठीक है ना। ये यहाँ पे आके आपके अस्थमा खत्म होता है। फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स आपको पढ़ना है, और फिर आपको ब्रोंकाइटिस पढ़ना है। उसमें ब्रोंकाइटिस के बाद आपको पढ़ना है, यहाँ पे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की डिसीजेस खत्म होती हैं, फिर रीनल सिस्टम्स की हम डिसीजेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अस्थमा की, अस्थमा है क्या।
तो जो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन जो होती है, अब देखो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स टू फैसिलिटेटेड गैसियस एक्सचेंज विद द इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम जनरली एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बीच में गैसियस एक्सचेंज करवाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, इसकी एक डिसीज आती है जिसको बोलते हैं अस्थमा। अस्थमा जो होता है एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। अगर आप देखोगे कोलॉजी के अंदर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कोलॉजी अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो अपना एच ए पी स्ट्रॉन्ग करो पहले, एच ए पी के बाद में पैथो स्ट्रॉन्ग करो, पैथो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो कोलॉजी ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कोलॉजी और मेडकेम काफ़ी हद तक मिलती है, क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे चेंज होता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहता है पूरा, तो इतना घबराने की बात नहीं है ना। अब हम बात करते हैं अस्थमा के बारे में। तो इट इज़ अ क्रोनिक डिसीज ऑफ एयरवेज इन विच पीरियोडिक सिम्टम्स अकर। पीरियोडिक सिम्टम्स आते हैं सबसे पहली बात, अलॉन्ग विच एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्रोंकियल हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस इज टर्मिनेटेड एज अस्थमा। अब इसकी अगर हम बात करें तो इनका कहना यह है कि अस्थमा के अंदर आपके हाइपर रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस रेस्पॉन्सिबल होती हैं आपके सिक्रीशन के लिए, जिसकी वजह से आपको अस्थमेटिक अटैक आता है। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो दो प्रकार के अस्थमा होते हैं, एक तो होता है एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक। ठीक है, अब देखो अस्थमा की अगर हम बात करें तो अस्थमा एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि इनिशिएटेड बाय टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है उसके द्वारा जब इनिशिएट करा जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक अस्थमा, और इसी को हम एटोपिक रेस्पॉन्स भी बोलते हैं, एटोपिक अस्थमा भी देखेंगे अभी हम। फिर आता है इंट्रिंसिक अस्थमा। दिस टाइप इज इनिशिएटेड बाय नॉन इम्यून रिस्पॉन्स सच एज, जैसे कि एक्सरसाइज हो गई, आपके ब्रोंकियल इन्फेक्शन हो गया। तो इन केसेस में क्या होता है कि आपके अस्थमेटिक कंडीशन कॉज होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक अस्थमा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। बट द क्लासिफिकेशन इज क्लिनिकली नॉन बेनिफिशियल एज पेशेंट शो बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक अस्थमा लाइक सिम्टम्स। अब बात ये आती है कि क्लिनिकली ये चीज़ आपके हेल्पफुल नहीं रही, इतना नहीं कर पाती हेल्पफुल, इतना हेल्प नहीं कर पाती। उसके पीछे रीजन ये है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ अस्थमा, दोनों टाइप के अस्थमा देखने को मिल जाते हैं पेशेंट्स के अंदर। तो अब कैसे पता लगा कौन सा इंट्रिंसिक है कौन सा एक्सट्रिंसिक है? ठीक है, सो इसीलिए अस्थमा को वापस से रिक्लासीफाई करा गया 4 फॉलोइंग टाइप्स में। पहला आता है एटोपिक अस्थमा, नॉन एटोपिक अस्थमा, ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा और ऑक्यूपेशनल अस्थमा। आपको यहीं पे मैं क्लियर करा दूं, देखो एटोपिक अस्थमा और नॉन एटोपिक अस्थमा आप छोड़ो, वो अभी आपको समझाता हूं क्या। ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा नाम से समझ में आ रहा है, आपको नॉर्मल कंडीशन थी, आपने कोई ड्रग लिया, उस ड्रग के लेने की वजह से आपको क्या हो रहा है, अस्थमा। ठीक है, अस्थमा। अब आती है ऑक्यूपेशन अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा के अंदर क्या होता है कि किसी की ऑक्यूपेशन की वजह से अगर अस्थमा हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वर्कर है जो स्टोन फैक्ट्री के अंदर काम करता है, तो स्टोन की ग्राइंडिंग वगैरह होती है, जिसकी वजह से बार बार धूल मिट्टी जो होती है वो लंग्स में जाती है, जिसकी वजह से स्टोन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो लंग्स में एक्यूमुलेट होना चालू होते हैं। अब जब वो एक्यूमुलेट होना चालू होते हैं तो क्या करते हैं वो आपके जनरली कॉज करते हैं सिलिकोसिस या फाइब्रोसिस। अब उसकी वजह से क्या होता है, लंग्स के एक्सपेंडिंग में और मतलब सिकुड़ने में और फैलने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसने क्या करा, उसने कंडीशन क्रिएट करी अस्थमा टाइप कंडीशन, तो वो ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है। ठीक है, अब बच रहा है आपके नॉन एटोपिक और एटोपिक। अब अगर हम बात करें एटोपिक अस्थमा इज ऑफ टाइप 1 IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जब आप 6th सेमेस्टर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। उससे पहले आप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से एनकाउंटर करेंगे 4th सेमेस्टर में, जो आप कोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी, उसमें जब जर्नल फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगा, आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक है। ठीक है, अब बात करते हैं डायग्नोसिस इन्वॉल्व इसमें। इसका अगर आपको डायग्नोसिस करना है टाइप 1 IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से आपको कौन सा हो रहा है, एटोपिक अस्थमा। अब इसको डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, देखो रेडियो एलर्जो सॉर्बेंट टेस्ट, जिसको रेस्ट भी बोलते हैं, रेस्ट RASTS, मतलब रेडियो एलर्जो सॉर्बेंट टेस्ट। ये वैसा नहीं लग रहा जैसे एंजाइम जैसा, वो एलिजा जैसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, तो ये भी क्या हो गया, रेडियो एलर्जियो सॉर्बेंट टेस्ट। ठीक है, टू डिटरमाइन द IgE
ये स्पेसिफिक टेस्ट आप बोल सकते हो कि RASTS जो है ये स्पेसिफिक टेस्ट है आपके किसके लिए, आपके टाइप ऑफ आपके एटोपिक अस्थमा के लिए। अब बात करते हैं नॉन एटोपिक अस्थमा। दीज अस्थमेटिक पेशेंट डू नॉट शो एलर्जन सेंसिटेशन एंड द स्किन टेस्ट फॉर डायग्नोसिस आर नेगेटिव। मतलब इसमें क्या होता है कि एलर्जिक रिएक्शंस आपको देखने को नहीं मिलती हैं और इसमें डायग्नोसिस जब आप करते हो ना ये RASTS के द्वारा तो नेगेटिव आता है। ठीक है, ये कॉज करता है, ये किसकी वजह से हो सकता है, जैसे कि नॉन एटोपिक या तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको हो जाए, जैसे कि राइनो वायरस या पैरा इन्फ्लुएंजा, ये वायरस है, इनकी वजह से नॉन एटोपिक अस्थमा हो जाए। इनहेल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स जैसे कि आपके सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जो बोलना है ना। वैसे तो नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है आप एक बार मेरे को बताना, NO2 होता है कि N2O होता है। केमिस्ट्री देखें आपका कितना स्ट्रॉन्ग है अभी। ठीक है, तीसरा आता है ह्यूमोरल एंड सेल्यूलर मेडिएटर्स। ह्यूमोरल और सेल्यूलर मीडिएटर्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे इओसिनोफिल्स। आपने अगर HAP पढ़ा होगा WBC, तो WBC के अंदर आपने पढ़ा होगा इओसिनोफिल्स, तो ये WBC का एक टाइप है जिसकी वजह से आपको ह्यूमोरल या सेल्यूलर मीडिएटर्स जो होते हैं उनकी वजह से नॉन एटोपिक अस्थमा होता है। इटायोलॉजी की अगर बात करें, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, स्पेसिफिक रीजन जिसकी वजह से अस्थमा हो सकता है। पहला देखो, अस्थमेटिक अस्थमा कॉजेज आर नॉट क्लियर, जेनेटिक फैक्टर अलोंग द इन्वायरमेंटल एक्सपोजर टू इनहेल्ड एलर्जेंस रिजल्ट इन एलर्जिक रिएक्शंस और इरिटेट द एयरवेज। इनका कहने का सीधा सिंपल सा मतलब यहां तक इतना था कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं वो अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ में मिल जाएं या फिर जेनेटिक फैक्टर्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं अलोंग विद द अपार्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि आपके रिजल्ट करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है आपको एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। और जो एलर्जिक और जो एयरवेज है जो मैंने आपको ये बताया था अभी, ये जो पाथवे अगर आपने देखा था, ये पाथवे के अंदर आपको क्या होगा, इरिटेशन कॉज होगी। ठीक है, ये आपको इरिटेशन देखने को मिलेगा। अब क्या क्या होते हैं, देयर आर फॉलोइंग एलर्जेंस। कौन कौन से एलर्जेंस होते हैं, इंडोर एलर्जेंस, आउटडोर एलर्जेंस। इंडोर एलर्जेंस जैसे धूल मिट्टी वगैरह। आउटडोर एलर्जेंस अगर आप बात करोगे तो बाहर जब जाते हो तो स्मोक वगैरह जो होता है इनकी वजह से। टोबैको स्मोक की वजह से अगर आपको हो रहा है अस्थमा, या फिर एयर पॉल्यूशन की वजह से अगर आपको अस्थमा हो रहा है तो, ठीक है, इनकी वजह से हो रहा है। अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। जनरली इसका पैथोजेनेसिस क्या है, इसमें क्या होता है ना कि जब टाइप 2 हेल्पर टी, मतलब TH2, इसको कैसे लिखेंगे, TH2, टाइप 2 हाइपर या हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी टाइप 2 सेल्स आर एक्टिवेटेड। जब ये TH2 एक्टिवेट होती है तो उसकी वजह से साइटोकाइन प्रोड्यूस होता है। साइटोकाइन जो प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादातर एटोपिक अस्थमा का कारण बनता है, पहला। दूसरा ये है कि ये क्या करता है, ये साइटोकाइन कॉज करता है, ये साइटोकाइन रिलीज करता है। इस साइटोकाइन के रिलीज होने की वजह से क्या होता है, एटोपिक अस्थमा। ठीक है, ये पहला देखने को मिल गया आपको। दूसरी बात करते हैं कि IgE, इम्यूनोग्लोब्युलिन ई के अंदर पेप्टाइड चेन होती है एप्सिलॉन, ठीक है, गेम डी, हम पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है ना, बाई IL-4 एंड इंटरल्यूकिन 13, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 की वजह से जब IgE प्रोड्यूस होता है तो इसकी वजह से आपके IL-5, इंटरल्यूकिन 5 जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। मतलब जो IL-5 है वो एक्टिवेट करता है इओसिनोफिल्स को। जब वो इओसिनोफिल्स को एक्टिवेट करता है तो वो म्यूकस का प्रोडक्शन करता है IL-13। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता है, सिंपल सी बात क्या है, मतलब ये IL-4 और IL-13 जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये आपके IgE को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब ये IgE प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या हो रहा है, इनको एक्टिवेट करने का काम, IgE को एक्टिवेट करने का काम है IL-13 का, राइट? नहीं, IL-5 यहाँ काम आएगा, IL-13 तो म्यूकस सिक्रीशन करवाएगा। ठीक है, अब क्या बात करें, जैसे IL-5 है, IL-5 जो आपके रिलीज हुआ है तो ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा म्यूकस को। म्यूकस को जब इसने प्रोड्यूस करा किसके द्वारा, बाई इंटरल्यूकिन 13 के द्वारा। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सब म्यूकोजल मास सेल होंगी जब वो एलर्जेंस के एक्सपोज में आएंगी तो वो ग्रेन्यूल्स कंटेंट को रिलीज करेंगी, जिसकी वजह से साइटोकाइन मीडिएटर्स आपके रिलीज होते हैं। ठीक है,
टू टाइप ऑफ रिएक्शंस आर प्रोड्यूस बाय मास्ट सेल ड्राइव्ड मीडिएटर्स। जो मास्ट सेल के द्वारा जो मीडिएटर्स रिलीज किए गए हैं उनकी वजह से दो प्रकार की आपको रिएक्शंस देखने को मिलती है। पहला होता है अर्ली फेज और इंटरमीडिएट रिएक्शन। अर्ली फेज इसमें इंटरमीडिएट रिएक्शन देखने को मिलती है। दूसरा आता है लेट फेज रिएक्शन। अर्ली फेज में क्या होता है कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसमें क्या क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद में वेसोडाइलेशन होता है। ये कुछ चीफ कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्शन मतलब चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इस तरह की रिएक्शंस के। द मास्ट सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स एंड रिफ्लेक्स न्यूरल पाथवेज कॉजेज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। सीधी बात है, इन्हें ये बोला है कि जो रिफ्लेक्स पाथवे है और उसके बाद में जो मीडिएटर्स रिलीज हुए उसके वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। दीज आर द अर्ली फेज या फिर इंटरमीडिएट रिएक्शंस। अब बात करते हैं लेट रिएक्शंस। लेट फेज रिएक्शन की जब बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, दिस रिएक्शन इज इन्फ्लेमेटरी एंड द मीडिएटर्स प्रोड्यूसेस बाय कीमोकाइनेसिस जैसे कि ईओटेक्सिन अ पोटेंट कीमो अट्रैक्टेंट एंड eosinophil activator by the epithelial cell. Chemokinesis allow the involvement of Th2 type 2 helper cell, eosinophils and other leukocytes which strengthen the inflammatory reactions initiated by the local immune cells. ठीक है, frequent episodes of inflammation lead the pathway remodeling. अब बात करते हैं, ये पूरी की पूरी वही महाभारत लिखी, एक बार आप देख लो क्या लिखा हुआ है। द अस्थमेटिक एयरवेज मार्क्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस एक्यूमुलेट होता है, उसकी वजह से आपको अस्थमा हुआ ये पता पड़ता है, ठीक है, सही बात है। इन द ब्रोंकियल ल्यूमन, ब्रोंकियल ल्यूमन में ये होगा, चलो ये भी बढ़िया। सेकेंडरी टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लोबुलेट सेल्स। आपको पता है जो ग्लोबुलेट सेल्स होती है वो म्यूकस प्रोडक्शन कराती हैं। इनने ये बोला है कि म्यूकस का प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, साथ साथ में म्यूकस को प्रोड्यूस करने वाली जो ग्लोबुलेट सेल्स हैं उनका भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी होगी। हाइपरट्रॉफी क्या होती है बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। बाय सब म्यूकोजल ग्ले इंटेंस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ड्यू टू द रिक्रूटमेंट ऑफ इओसिनोफिल्स। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है इंटेंस, किसकी वजह से, आपके इओसिनोफिल्स के रिक्रूटमेंट की वजह से, मैक्रोफेज और अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है उसकी वजह से, ठीक है। इनहेल्ड आपके जो एलर्जेंस हैं जो एग्जिबिट कर रहे हैं आपके एलर्जेंस इलिसिट कर रहे हैं आपके Th2 डोमिनेटेड रिस्पॉन्स, जिसको जो कि फेवर कर रहा है आपके IgE प्रोडक्शन एंड इओसिनोफिल रिक्रूटमेंट। ऑन री एक्सपोजर ऑफ एंटीजन Ag द इमीडिएट रिएक्शन इज ट्रिगर्ड बाय Ag इंड्यूस्ड क्रॉस लिंकिंग ऑफ IgE बॉन्ड टू FC रिसेप्टर ऑन मास्ट सेल। मास्ट सेल के ऊपर FC रिसेप्टर्स क्या होते हैं मैं आपको ये बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है ना। देन द रिलीज परफॉर्म मीडिएटर्स इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म, वही पूरी की पूरी उन्होंने कहानी बताई है। बेटर ये होगा कि मैं आपको अगर इसके एंड में एक फ्लो चार्ट प्रोड्यूस करा दूँ कि फ्लो चार्ट के रूप में आप इसको देख लेना किस तरह से होता है, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ल्यूकोसाइट ही इस तरह से लिखने से बेटर है ना कि आपको फ्लो चार्ट में अगर मैं समझाऊँ तो ज़्यादा बेटर आएगा, ठीक। ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट ऑन द साइट ऑफ रिएक्शन releases additional mediators that initiated the late phase of asthma, ठीक है। several factors released from eosinophil also causes damage of the epithelium। ये पैथोजेनेसिस थी। अब हम बात करते हैं साइन और सिम्टम्स। कफ होगा, वीजिंग होगी, ब्रेथलेसनेस होगा, उसके बाद में टाइटनेस लगेगा, पेन होगा, आपको चेस्ट में प्रेशर फील होगा, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर प्रोलॉन्ग पीरियड तक आपको देखने को नहीं मिलता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, स्टेटस एस्थमेटिकस ये कंडीशन है, न्यूमोनिया हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिजल्ट, अंडर परफॉर्मेंस एंड फटीग, उसके बाद में एटलैक्टेसिस, ये कुछ टर्म हैं। आप स्टेटिकस, अस्थमेटिकस और एटलैक्टेसिस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। स्टेटस एस्थमेटिकस क्या होता है कि ये सस्टेन्ड स्टेट होता है अस्थमा का, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयरवे जो होता है वो ब्लॉक रहता है लंबे समय तक के लिए, मतलब कि वो दिन से लेकर सप्ताहों तक ब्लॉक रहेगा और वो किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट को वो रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेटस एस्थमेटिकस। एटलैक्टेसिस में क्या होगा कि इट अकर्स व्हेन अ पार्ट ऑफ लंग कोलैप्स ड्यू टू द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन विद लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस। लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस की वजह से अगर आपके पाथवे रुक जाए और जिसकी वजह से वो पोर्शन कोलैप्स हो जाए तो उस तरह की रिएक्शन जो होगी वो एटलैक्टेसिस होगी। डायग्नोसिस वही पर्सनल एंड मेडिकेशन हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, लंग्स के फंक्शन को मेजर करेंगे, स्पायरोमीट्री के द्वारा हम चेक करेंगे, पीक एयर फ्लो के द्वारा हम चेक करेंगे, ट्रिगर करेंगे टेस्ट को एलर्जन के थ्रू, ठीक है। प्लान ऑफ ट्रीटमेंट मेडिकेशन में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म अस्थमा कंट्रोल मेडिकेशंस, ठीक है, जैसे कि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर्स, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट,
कंबाइंड इनहेलेशन, थियोफाइलिन, ये थियोफाइलिन जो होता है ये ब्रोंकोडायलिटर्स के साथ में दिया जाता है कॉम्बिनेशन में। क्विक रिलीफ मेडिकेशंस आपको लंबे समय तक देना है तो ये दोगे, ये कैटेगरी। क्विक रिलीफ अगर आपको देना है तो शॉर्ट टर्म बीटा एगोनिस्ट देना पड़ेगा, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड देना पड़ेगा, इप्राट्रोपियम मतलब कि टियोट्रोपियम ब्रोमाइड देना पड़ेगा। ये आपके कुछ ड्रग्स हैं। एलर्जिक मीडिएटर्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे एलर्जी शॉट्स, ओमालिजुमैब, ये होते हैं। ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी, ये इसका एक काम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके आपके अस्थमा खत्म होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय गाइस।